क्लास 12th भारत की विदेश नीति। तो विदेश नीति का मतलब क्या होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ या किसी अन्य देश के साथ अपना संपर्क, अपने दोस्ती स्थापित करता है, उसे विदेश नीति कहा जाता है। ठीक है, तो विदेश नीति का अर्थ समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई देश, ये कोई कंट्री है, जब किसी दूसरी कंट्री के साथ या अन्य कंट्री के साथ मित्रता करता है या व्यापार करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? विदेश नीति कहा जाता है। या इसका एक और डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, जब कोई राष्ट्र अपने पड़ोसी तथा दूर के देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है, उसे विदेश नीति कहते हैं। जैसे कि भारत है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान, इनके साथ संबंध बनाएगा और अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के साथ जब अपने रिश्ते को अच्छे बनाने की कोशिश करेगा, उनके साथ मित्रता करेगा, उनके साथ व्यापार करेगा, उनके साथ बेहतर संबंध बनाएगा, उसे क्या कहा जाता है? विदेश नीति कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान बना, तो अनुच्छेद 51 में विदेश नीति को रखा गया, जिसमें उसके सिद्धांत रखे गए हैं, जिसके तहत ही हम काम करते हैं। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति और उसका मुख्य उद्देश्य जो कि इम्पॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, तो उन्होंने 3 चीज़ अपनाई थी विदेश नीति के तहत। पहली, क्षेत्रीय अखंडता को बना के रखना, आर्थिक विकास तेज गति से करना, संघर्ष से प्राप्त जो देश है उसकी संप्रभुता को बचा के रखना। ये नेहरू जी जब विदेश मंत्री थे, उन्होंने ये मुख्य उद्देश्य अपनाया था विदेश नीति के तहत। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म, भाषा के आधार पर जो राष्ट्र बने हैं वो टूटे ना, और हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, उस आधार पर हमारे देश के अंदर दंगे ना हो और शांति ना भंग हो, इसलिए क्षेत्रीय अखंडता को बचा के रखना। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर हुए, ताकि जो देश है वो विकास कर सके। अभी हमारा देश आज़ादी हुआ था और हमारे देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। भारत जब आज़ाद हुआ, भारत जब ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, एक्चुअली याद रखना है कि देखो, ब्रिटिश का भारत 200 वर्षों से ज़्यादा गुलाम रहा। तो 200 वर्षों से जब ज़्यादा हम गुलाम रहे, तो इन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया था? अपने अनुसार हमसे कृषि करवाते थे। ठीक है, श्रमिक की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो अगर हम कृषि, श्रमिक, मजदूर, उद्योग हमारे यहाँ पे ज़्यादा स्थापित नहीं थे, जिसकी वजह से क्या था, कृषि में स्थिति को अगर देखें तो बहुत सारी ज़मीनों को इन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया था? बंजर बना दिया था। उद्योग ज़्यादा स्थापित नहीं थे, जो भी थे वो, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हम आर्थिक तौर पर बहुत बुरी कंडीशन में थे। हमें दोबारा से अपनी कृषि व्यवस्था को मजबूत करना था, उद्योग व्यवस्था को मजबूत करना था, ताकि जो भारत को नुकसान पहुंचा है, हम उस नुकसान को पूरा कर पाएँ, अपने देश का हम क्या कर पाएँ? विकास कर पाएँ। ठीक है, आर्थिक, तो यही हमने विदेश नीति के तहत अपनाया था कि हम क्या कर सके? अपना तेज गति से आर्थिक विकास कर सकें। भारत को आज़ादी मिली थी 14 और 15 अगस्त को, है ना? तो हमें बहुत
संघर्ष के बाद, भारत को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी। तो भारत क्या चाहता था, जो हमें आज़ादी मिली है, जो हमें स्वतंत्र भारत मिला है, हम उस भारत उसको क्या रखें, बना के रखें, शांति बना के रखें, एकता बना के रखें, ताकि भारत का विकास होता रहे। ठीक है, तो ये याद रखना, नेहरू जी के 3 प्रमुख सिद्धांत, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये 3 लिखना है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, मुख्य उद्देश्य भी यही है कि अपने देश का विकास करना, देश की एकता को बना के रखना, संस्कृति को बचा के रखना और अपने क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, दूसरे देशों के साथ युद्ध नहीं करना, क्योंकि भारत जो है वो एक शांति प्रिय देश माना जाता है। वो कभी भी मतलब युद्ध नहीं करता, पहल युद्ध नहीं करता। ठीक, फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, गुटनिरपेक्ष की नीति, ठीक है, निशस्त्रीकरण, तो भारत की विदेश नीति में हमें क्या याद रखना है कि गुटनिरपेक्ष नीति, ठीक है, पहला सिद्धांत गुटनिरपेक्ष नीति, निशस्त्रीकरण पर हम जोर देते हैं, यानी कि हथियारों की होड़ जो थी उस पर कम करना, हथियारों की होड़ में शामिल ना होना, हथियारों को कम करना। पंचशील समझौता, ये भारत की विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। लोकतंत्र का समर्थन करना, पांचवा आप लिख सकते हो, विश्व शांति के लिए प्रयास करना। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष ठीक है, जो विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है, गुटनिरपेक्ष नीति। तो गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब होता है कि जो 2 गुट हैं उसमें शामिल ना होना। अमेरिका और सोवियत संघ, जो उस समय 2 गुट थे, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ जो 2 गुट थे। निरपेक्ष का मतलब होता है बिना पक्ष के, यानी कि इन दोनों के पक्ष में हम दोनों नहीं, मतलब कोई भी, वो जो गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए देश हैं वो इन दोनों देशों से दूरी बनाकर अपना विकास करेंगे और इन दोनों से हेल्प लेते रहेंगे। तो गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब होता है दोनों गुटों से दूरी बनाकर अपना विकास करना। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत ने क्या किया कि नाइनटीन 45 में अगर हम देखें और भाई से दूरी बनाकर अपना आर्थिक विकास करना। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष नीति का अर्थ होता है कि जो 2 गुट हमारे सामने थे, सोवियत संघ और अमेरिका, जो 2 गुट हमारे सामने थे, उन दोनों ही गुटों से क्या करना है, हम लोगों को दूरी बना लेनी है, उनके पक्ष में हमें नहीं जाना है और हमें अपना आर्थिक विकास करना है। यही थी गुटनिरपेक्ष नीति। ठीक है, तो भारत ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष नीति को शामिल किया था। भारत की जो विदेश नीति है उसके अंदर इन्होंने किसको शामिल किया, गुटनिरपेक्ष नीति को शामिल किया।
शामिल करने का रीज़न था कि भारत जो है उसकी विदेश नीति ये कहती है, भारत की जो विदेश नीति का सिद्धांत यही कहता है कि भारत जो है वो युद्ध से दूरी बनाएगा, युद्ध से दूरी बनाना और विश्व शांति में अपील करना, विश्व शांति समझौता करना या अपना योगदान देना। इसलिए जो भारत है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी, हमें पता ही है। और भारत को जब आज़ादी मिली तो आज़ादी से पहले ही शीत युद्ध का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो कब चल रहा था, 1945 से चल रहा था। और भारत को आज़ादी कब मिली है, 1947 में। भारत को आज़ादी 1947 में मिली। तो भारत के सामने, आज़ाद भारत के सामने दो गुट थे, एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। और हम सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत नाजुक थी। नाजुक का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। तो उसे किसी एक का हाथ थाम लेना चाहिए था ताकि वो अपना विकास और तेज़ी से कर सके। अगर, है ना, दो गुट थे हमारे सामने। भारत ने क्या किया, अपनी आर्थिक स्थिति का विकास करने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए उसने दोनों गुटों से दूरी बना ली। इसके पीछे वजह ये थी, ठीक है, सबसे पहले इसने ये चीज़ क्यों बनाई, गुटों से दूरी बनाने का उद्देश्य क्या था। अगर क्वेश्चन आता है कि गुट निरपेक्ष नीति का उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहले भारत तो दोनों किसी गुट में शामिल ही नहीं होना चाहता था। पहला क्या लिखेंगे, गुट में शामिल ही नहीं होना चाहता था, क्योंकि हमारा विदेश नीति का जो सिद्धांत है वो हमें इस चीज़ की अधिकार ही नहीं देता है कि भारत किसी गुट में शामिल हो। अगर भारत अमेरिका या सोवियत में शामिल होता, किसी एक का पल्ला थामता, तो उसे इसके अनुसार चलना पड़ता। अगर सोवियत संघ बोलता तुम्हें ये काम करना है तो वही काम करना पड़ता, या अमेरिका में शामिल होता तो भारत को वही काम करना पड़ता जो अमेरिका वो चाहता, ठीक है। इसलिए भारत ना किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता था, दबाव में नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसने क्या अपनाया था, गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई थी, ठीक है। और वो किसी सैनिक गठबंधन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था। तो समझ में आ गया होगा कि गुटनिरपेक्ष नीति क्या है और गुटनिरपेक्ष नीति का उद्देश्य क्या था। देखो, उस समय नाटो था, वार्सा पैक्ट था, तो भारत ने क्या किया था, किसी भी सैनिक गठबंधन का वो हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, तो इन सब से उसने दूरी बना ली थी, ठीक है। और अपना क्या कर रहा था, विकास कर रहा था, दोनों से फ़ायदा लेना। तो वही यहाँ पे लिखा है, इस नीति के तहत भारत सैनिक गठबंधन और दोनों खेमों से उसने क्या बनाई, दूरी बना ली। जैसे कि नाटो, वार्सा पैक्ट और सैनिक गठबंधन जो कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्ति द्वारा बनाए गए थे, उनसे उसने दूरी बना ली थी। दोनों खेमों से दूरी बनाने का रीज़न ये था ताकि वो दोनों ही देशों से क्या ले सके, आर्थिक मदद ले सके।
आज़ाद भारत के साथ साथ जितने भी देश आज़ाद हुए थे, जैसे कि इंडोनेशिया, श्रीलंका में, सभी राष्ट्रों ने गुटों से दूरी बनाई और तीसरी दुनिया को जन्म दिया। देखो, सभी को पता है कि दूसरी दुनिया कौन थी। दूसरी दुनिया जो है वो सोवियत संघ। और उसके बाद विश्व जो है वो दो खेमों में बढ़ता जा रहा था, दो खेमों में विभाजित हो रहा था पूरा विश्व। और जितने भी विश्व को लेकर चिंता सताने लगी थी कि कुछ देश जो हैं वो अमेरिका की तरफ जा रहे थे ताकि वो मदद ले सके, और कुछ देश ऐसे थे जो सोवियत की तरफ जा रहे थे, जो कि अपना आर्थिक विकास कर सके, सोवियत संघ की तरफ जा रहे थे। तो एक इनकी तरफ जा रहे थे, कुछ इनकी तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, विश्व जो है वो दो भागों में विभाजित होता जा रहा था। ठीक है, तो इस दो भागों में जो विश्व विभाजित हो रहा था, उसी को तोड़कर एक नया रास्ता बना, वो है तीसरी दुनिया। ना हम तुम्हारी तरफ जाएंगे, ना हम तुम्हारी तरफ जाएंगे, बल्कि हम दोनों से ही क्या लेंगे, अपना फ़ायदा लेंगे। फ़ायदा लेकर अपना विकास करना। ठीक है, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम किसी की जी हजूरी नहीं करेंगे। और देखो, जो भी देश इनके साथ शामिल हो रहे थे, उनको एक तरीके से क्या करना पड़ रहा था, इनकी गुलामी सहनी पड़ रही थी। जो ये कहते थे वही उनको करना पड़ता था। ठीक है, तो उन सब से हटकर तीसरी दुनिया एक रास्ता निकल कर आया। ठीक है, तो जितने भी नव स्वतंत्र देश थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत करी, और गुटनिरपेक्ष नीति को ही तीसरी दुनिया कहा जाता है, जिसके अंदर दोनों खेमों में शामिल ना होकर अपना आर्थिक मदद करना था। ठीक है, तीसरी दुनिया समझ में आ गया। गुटनिरपेक्ष नीति आंदोलन जो कि 1995 में इंडोनेशिया के शहर में हुआ था। ठीक है, 1995 में इंडोनेशिया के शहर वांडुक में हुआ था, जिसमें गुटनिरपेक्ष नीति की नींव रखी गई थी, आंदोलन की नींव रखी गई थी। और सबसे पहला सम्मेलन जो है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखना है कि पहला सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में हुआ था। और 1961 में सबसे पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो इंडोनेशिया के वांडुक शहर में की गई थी। इसके अंदर 120 सदस्य शामिल थे। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट है भारत और चीन के संबंध। अब नेक्स्ट है भारत और चीन के संबंध। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ, उसके कुछ समय बाद चीन भी आज़ाद हुआ था। और चीन क्या है, एक उपनिवेश का शिकार देश था। इसके ऊपर भी ब्रिटेन ने शासन किया था। ठीक है, और भारत भी आज़ाद हुआ। चीन के ऊपर जापान, ब्रिटेन, मतलब पश्चिमी देशों का शासन रहा था। तो भारत को यही लगा कि चीन जो है वो भी उपनिवेश का शिकार रहा है और हम भी उपनिवेश के शिकार रहे हैं। तो हम दोनों ही अच्छे से जानते हैं कि उपनिवेशवाद जो देश आज़ाद होते हैं उनको कैसा लगता है और कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो हम इनके साथ दोस्ती करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप जो है और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी, और इसलिए हमने इनके साथ दोस्ती करी। ऐसा नेहरू जी सोचते थे। ठीक है, तो नेहरू जी को लगा कि चीन के साथ संबंध हमें बेहतर बनाने चाहिए। मगर उसी समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने ये आशंका जता दी थी कि जो चीन है उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। चीन कभी भी विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए, वो हमें कभी ना कभी धोखा दे सकता है। ठीक है, उसके साथ मित्रता भारत को एक दिन महंगी पड़ेगी, ऐसा पटेल जी ने बहुत पहले ही आशंका जताई थी। मगर नेहरू जी जो हैं
उन्होंने इनकी बात के साथ, इनके पटेल की बात के साथ नेहरू जी की सोच मैच नहीं करे, विचार अलग अलग थे दोनों के। नेहरू जी को लगता था नहीं, वो हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, हमारा रिलेशन अच्छा होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम साथ में विकास करेंगे। मगर पटेल जी ने ऐसा मना ही कर दिया था। मगर नेहरू जी ने नहीं सुनी, और फिर इसके बदले में यही हुआ कि भारत और चीन की दोस्ती हुई। और 1954 में 1954 में भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया था, जिसके अंदर 5 बातों के ऊपर समझौते किए गए थे। पहला, हम युद्ध से दूरी बनाएंगे, मतलब एक दूसरे के मसले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के मसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। शांति स्थापित करके चलेंगे, मित्रता को बना के चलेंगे, व्यापार और एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, और एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, उनकी संस्कृति का सम्मान करेंगे, उस देश का, राष्ट्र का सम्मान करेंगे। ये पंचशील समझौता के अंदर बात रखी गई थी, ठीक है। मगर तिब्बत का मसला, तिब्बत का जो मसला था, उसने भारत और चीन के रिश्ते में थोड़ी सी खटास लेकर आ गए थे। क्या हुआ, चीन जो है उसने क्या किया, तिब्बत पर अपना कब्ज़ा जताया, तिब्बत पर इन्होंने अपना कब्ज़ा जताया। इनको लगता, इन्होंने बोला, तिब्बत के ऊपर जब कब्ज़ा कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि जब गुलाम था तो तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा था, ठीक है। इसलिए वो तिब्बत को दोबारा से अपना अंग बनाना चाहते हैं। मगर वहाँ के जो लोग थे, तिब्बत के जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे कि नहीं, वो चीन के साथ दोबारा से शामिल नहीं होना चाहते थे। सॉरी, दोबारा नहीं, वो चीन में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह रहना चाहते थे, अपनी संस्कृति, अपने धर्म का वो अलग से एक राष्ट्र के रूप में बढ़ना चाहते थे। मगर चीन ने इनको कुछ सभ्यताएं भी दी थी, मगर नहीं, वो उनके साथ तब भी नहीं रहना चाहते थे। धीरे धीरे भारत ने पहले इसे नज़रअंदाज किया था। स्टार्टिंग में इस मसले पर ये जो चिंता थी, भारत ने इससे दूरी बनाई, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं था, मगर जैसे जैसे तिब्बत का मसला आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे इनके अत्याचारों के किस्से बाहर आते गए, वैसे वैसे भारत के लिए समस्या बढ़ती चली गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि दलाई लामा जो थे, तिब्बत के धर्मगुरु, वो भागकर वो भारत की शरणार्थी बन गए। उन्होंने भारत में आके शरण ली, ठीक है। जब चीन भारत की विदेश यात्रा पे आया और उसने ये खबर सुनी कि दलाई लामा जो हैं वो भारत के अंदर है, भारत में उन्हें शरण दी है, तो चीन को लगा कि भारत ने क्या किया, उसके साथ विश्वासघात किया। तो चीन को क्या लगा कि भाई, जब तिब्बत के जो धर्म गुरु थे वो जब भारत में आके शरण लिए, तो चीन को लगा कि भारत ने उनके साथ विश्वासघात किया है, जिसके चक्कर में उन्होंने पंचशील समझौता जो था उसको तोड़ दिया और उसका माना कि भारत ने उसका उल्लंघन किया है, जिसके बदले में हमें 1962 का युद्ध देखना पड़ा था।
ठीक है। तो भारत और चीन के फिर रिश्ते यहाँ से ख़राब हो गए। यहाँ से रिश्ते बेकार होते चले गए। और जब इन्होंने हमारे पर 1962 में आक्रमण किया तो इन्होंने हमारे कुछ हिस्से, कुछ क्षेत्र के जो हिस्से थे उस पर कब्जा कर लिया। क्या हुआ था ना कि एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, यानी कि अपना नियंत्रण कर लिया था, ठीक है। और 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। तो चीन को क्या लगा कि भारत, और इस समझौते में क्या हुआ था कि वो एक दूसरे के युद्ध में, गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखेंगे, ठीक है। तो जब 1954 में जब ये हस्ताक्षर हुए, चीन समझौता हुआ, तो चीन को क्या लगा था कि भारत इस चीज़ को भी अपना चुका है कि तिब्बत जो है वो चीन का हिस्सा है, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना। और 1956 में जब चीन के राष्ट्रपति चीनी विदेश यात्रा के लिए भारत आए और उन्हें जब पता चला था कि जो दलाई लामा है, वो तिब्बत के जो धर्मगुरु, वो भारत के शरणार्थी बन चुके हैं, भारत में शरण ले चुके हैं, तो चीन को क्या लगा कि भारत ने इसका विश्वासघात किया, पंचशील समझौते का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से हमें क्या देखना पड़ा, 1962 का युद्ध देखना पड़ा था। ठीक है। तो याद रखना है कि जब उनको वो यात्रा के लिए आए तो उन्हें ये पता चला, जिसकी वजह से 1962 का आक्रमण हमें देखना पड़ा था। फिर देखो, भारत और चीन के साथ जो रिश्ते खराब हैं उसकी विवाद किस किस बातों से है। सबसे पहले भारत और चीन के बीच में आता है सीमा विवाद, ठीक है। भारत और चीन के बीच में पहला मुद्दा क्या आता है, सीमा विवाद। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से बेकार रहे हैं, क्योंकि चीन जो है वो अपनी दावेदारी ठोकता है कि वो अरुणाचल प्रदेश ठीक है, इस पे लद्दाख, भारत और चीन के बीच में विवाद के एक पहला वजह है सीमा विवाद, ठीक है। चीन जो है वो दो राज्यों पे, भारत के जो दो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, इस पर अपना कब्जा यानी अपनी दावेदारी थोपता है कि हाँ ये मेरे ही हिस्से हैं, ये मेरे ही क्षेत्र में आते थे, ठीक है। इन दो चीज़ों को लेके भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद रहता है। फिर क्या हुआ, जब 1962 का युद्ध हुआ तो उस समय चीन ने अक्साई चीन, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था, अक्साई चीन, उस पर अपना कब्जा कर लिया और भारत से इसे छीन लिया था, ठीक है। जिसके वजह से भारत और इसके बीच में क्षेत्र विवाद शुरू हो गया, राजनीतिक तेजी से होने लगी, ठीक है।
राजनीतिक होने लगी। अब वो लद्दाख पर भी अपना कब्जा बताता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता था। और दूसरी बात हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि सीमा पर खड़े सैनिकों के बीच कई बार झड़प हो जाती है, ठीक है, सीमा विवाद, जिसमें से सबसे एक और विवाद है डोकलाम, जो कि एक चीन जो है यहाँ पे एक सड़क बनाना चाहता है, मगर भारत इसका विरोध करता है, जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच में विवाद हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। तीसरा विवाद हम ये लिख सकते हैं कि चीन क्या करता है, उन सभी लोगों को सहायता देता है जो भारत विरोधी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, चीन इसकी मदद करता है। श्रीलंका की श्रीलंका की मदद करी, तो चीन उन सभी देशों की हेल्प करता है जो भारत विरोधी होते हैं, ठीक है। चौथा आप यहाँ पे ये लिखोगे कि युद्ध के वजह से चीन पर दोबारा भरोसा करना भारतीयों के लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यही सारे रीज़न हैं चीन के साथ हमारे विवाद के। पांचवा रीज़न ये है कि मसूद अजहर को लेके तो चीन क्या करता है, देखिए हमें पता है कि मसूद अजहर जो है वो 26/11 का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसने कि 26/11 का आतंकी हमला कराने के पीछे ये जिम्मेदार है। तो चीन क्या कर रहा है, जब हम इसे आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं तो यूएनओ में वीटो पावर का यूज़ करके ये से बार बार बचा लेता है और पाकिस्तान को वो समर्थन दे देता है, ठीक है। तो ये सारी वजह है भारत चीन के रिश्ते खराब रहते हैं। और तो भारत चीन के रिश्ते देखिए, शास्त्री जी ने कोशिश करी कि भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हो जाएं, बट वो भी नाकाम रहे। फिर उसके बाद राजीव गांधी, इन्होंने प्रयास किया, और जिसके बाद हम यहाँ से व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापार करना हमने शुरू किया, और मोदी की सरकार के टाइम हमारे रिश्ते इनके साथ अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते की। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और पाक के रिश्ते विदेश नीति के अंदर। तो हम ही सब जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ,
आज़ाद होने के साथ भारत को धर्म के आधार पर भारत को धर्म के आधार पर विभाजन करना पड़ा। ठीक है, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, मतलब धर्म के आधार पर जहाँ पे बहुसंख्यक थे उसके आधार पर विभाजन हुआ था। ठीक है, तो जो हिस्सा हिंदू का था वो बना हिंदुस्तान, और जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी वो बना पाकिस्तान। ये दो पार्टों से बना था। ये बना था पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, तो ये हमें पता है। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद क्यों होता है? तो हम सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद हमेशा रहता ही है। दूसरा, सिंधु नदी विवाद। तो देखिए, कश्मीर विवाद का हमें बहुत अच्छे से पता ही है कि जो कश्मीर था, जिस पे हरि सिंह जो थे वो राजा थे, और कश्मीर जो है बहुत ही खूबसूरत था। तो जिसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया था, चुपके से यहाँ पे सैनिकों को भेजकर उसने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करी थी। और हरि सिंह जो थे उन्होंने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने इनकी मदद करी, ये कहकर कि पहले आपको क्या होना पड़ेगा, भारत में शामिल होना पड़ेगा, ताकि भारत की जो अखंडता है वो टूटे ना। ठीक है, इसके लिए कश्मीर को भारत में मिला लिया गया था। मगर पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि वो कश्मीर के लोगों को भड़काता है, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, लड़ाई हो और ये कश्मीर जो है वो भारत से अलग हो जाए। वो ऐसी चीज़ें करता है। वो कश्मीर के अंदर क्या करता है, अलगाववादी को समर्थन देता है। अलगाववादी वो हैं जो भारत से अलग होने की बात करते हैं। ठीक है, और उनका अपना एक संगठन है, उनको समर्थन देता है। कश्मीर में भड़काना, कश्मीरियों, ठीक है, भड़काना। तो ये सारे रीज़न रहे हैं। सिंधु नदी को लेके नेहरू जी और अयूब खान के बीच में समझौता भी हुआ था, ताकि विवाद ना बढ़े आगे चल के। मगर फिर भी हमेशा 1960 में, ठीक है, ताकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो सके। क्यों हम इनके साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हैं? क्योंकि अगर हमारा पड़ोसी ही अगर हमारा दुश्मन बनेगा तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए अच्छा परिणाम नहीं रहेगा। इसलिए हम हर तरीके का प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, जिसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया था, क्रिकेट भी स्टार्ट किया था, क्रिकेट भी इनके साथ खेला ताकि रिश्ते बेहतर हो सकें। वो भी हम असफल रहे। ठीक है, नदी में भी हम पानी जो होता है हम बहुत कम यूज़ करते हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं ताकि हमारे रिश्ते बेहतर हो सकें, वो भी नहीं होता है। फिर तीसरा हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सीमा पार आतंकवादियों को भेजना। ये भी एक मसला है जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध जो है वो हमेशा ख़राब रहते हैं। तो पाकिस्तान जो था वो पूर्वी और पश्चिमी से मिलकर बना था। तो 1971 में भारत और पाक की जब लड़ाई हुई
तो भारत और पाक की जब लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को तोड़कर एक नया राष्ट्र बना, वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बनाया गया था। ये युद्ध भी नहीं होता। क्या हुआ था ना कि जो बंगाली थे पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर बंगाली थे, उनके ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा होता था। इनके ऊपर जबरन उर्दू थोपी गई। और जब इन्होंने अब राजनीतिक अधिकार की बात करी और इस राजनीतिक दल को, जो कि मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में इन्होंने जीत हासिल करी, तो जो पाकिस्तान की सांसद थी, उन्होंने इस दल को मतलब हटा दिया और बोला कि भाई कोई ये दल का कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है, ये कह के यहाँ से हटा दे। जिसकी वजह से जब यहाँ पे अत्याचार बढ़ने लगा, शोषण बढ़ने लगा, तो जो बंगाली थे वो भारत के अंदर शरणार्थी बनने लगे। भारतीय भाग भाग के कहाँ आने लगे, भारत में आके शरण लेने लगे। तो 80 लाख बंगाली भारत में शरणार्थी बने। तो भारत के सामने तो और अपने देश की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन लोगों को वो नहीं पाल पा रहा था, तो ये लोग आ जाएंगे तो कैसे देश को चला पाएगा, है ना। 80 लाख लोग कोई कम बड़ी जनसंख्या नहीं है। तो ये भारत को सहना पड़ रहा था, जिसकी वजह से 1971 में भारत ने क्या छेड़ दिया, भारत ने युद्ध किया पाकिस्तान के साथ, जिसमें पाकिस्तान को, जो कि किसका अंग था, अमेरिका का गठबंधन का अंग था, सैन्य गठबंधन का अंग था। तो अमेरिका ने भारत को हर तरह की मदद देनी बंद कर दी। ठीक है, जिसके बाद भारत का झुकाव कहाँ गया, भारत को सोवियत ने सपोर्ट किया, सोवियत की तरफ भारत का झुकाव गया, और जिसकी वजह से भारत और सोवियत के बीच में 20 सूत्री हुआ, यानी 20 साल का समझौता हुआ, जिसकी वजह से भारत और सोवियत संघ जो है, आज भी इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो जो 1971 में युद्ध हुआ था, तो इसका परिणाम ये हुआ कि 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया पाकिस्तान के, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया, और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना। और इस तरीके से भारत ने यहाँ पे
एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, जिसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी और जनरल अयूब खान के बीच में जुल्फिकार अली इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था। ये तुम्हें यहाँ पे कारगिल युद्ध भी याद रखना है, ठीक है। कारगिल युद्ध जो 1999 में किया गया था। ठीक है, ये यहाँ तक आपको याद रखना है। आपको समझ में आएगी। अगर पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कितने बेकार हैं। अभी तो हमने हर तरीके से रिश्ते भी तोड़ रखे हैं कि हमने उनके साथ व्यापार भी ख़त्म कर रखा है, और जब तक वो एक आतंक को समर्थन देते रहेंगे तब तक भारत उसके साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं रखना चाहता, उस देश के साथ कोई भी रिश्ते नहीं रखना चाहता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका परमाणु नीति, भारत की परमाणु नीति। उन्नीस सौ 1974 में